पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम 9 दिसंबर 2018 को सीटेट जो कि सेकंड पेपर का बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित शॉर्ट पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, अभिसूत सोच, विविध सोच या ध्रुव बौद्धिकता। तो जो सृजनात्मकता होता है, सृजनात्मकता की अवधारणा विविध सोच से संबंधित होता है। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता से नए विचारों का समावेशन होता है जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य है नए विचारों के उद्भव से होता है जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन व्याकरणिक, दूसरा वाक्यात्मक, तीसरा विभक्ति विषयक या ध्वनि संबंधी। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजकता को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी भाषा की ध्वनि किस प्रकार निश्चित ध्वनि संयोजनों के नियमों को प्रदर्शित करती है। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों के नियमित अध्ययन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन भाषा निर्धारित, दूसरा संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा सामाजिक भाषा उद्धृत, चौथा सांस्कृतिक प्रभावित। दोस्तों, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान व अवधारणा के निर्धारण करती है। चौथा प्रश्न है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का या अंतर्दृष्टि विधि का। दोस्तों, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण रवि उपकरण की कलन विधि का प्रयोग करता है उपकरण की मरम्मत करने में। अपने अनुभवों और स्मरण के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करने हेतु कलन विधि का उपयोग किया जाता है। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में भी किया जाता है। इस विधि में आकलन, विश्लेषण एवं तर्क का सहारा लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है, दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है व उपयोग करती है। द्वितीयक विस्तरण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का या कम करने की विधि का। दोस्तों, दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है व उपभोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें आसान बना लिया जाता है। इस अवधारणा का उपयोग संज्ञानात्मक विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः समस्याओं के हल में इस क्षेत्र का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस विधि के तहत छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। दूसरा, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। तीसरा ऑप्शन, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। चौथा, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। दोस्तों, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। यह कथन सत्य। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। समाज पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवहार आदर्श के तौर पर सृजित करता है। यह आनुवंशिक, अंतर्ज्ञानी एवं अंतर्निहित अवतरण नहीं है। पुरुष और महिलाएं सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सातवां प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। पहला, कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि का। अगला है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए। तीसरा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि।
चौथा, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। दोस्तों, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के गणन विधि हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियां अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं। ये सभी बालकों की शैक्षणिक योग्यता की उपलब्धि को दर्शाने वाले मापक हैं। यह विधि शिक्षक एवं अभिभावकों को अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय केवल शैक्षिक योग्यता के परिणाम को निर्धारित करते हैं, उसमें नैतिक एवं व्यवहारिक परिणाम को नहीं। आठवां प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को सहायता करता है। पहला ऑप्शन, शिक्षक अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। दूसरा, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में। तीसरा, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। चौथा, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शित का रिकॉर्ड रखने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। ऐसा करने से अधिगमकर्ताओं में प्रभावी सुधार हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। नौवां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं समता एवं समान अवसर पर। दूसरा, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, विश्व बंधुता पर या सामाजिक संतुलन पर। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत समता एवं समान अवसर पर आधारित है। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित एक ही वर्ग या कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिष्ट लक्षण भी माना जाता है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे शिक्षा से वंचित न रहें। 10वां प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1995 में, 1999 में, 2016 में, 1992 में। दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू हुआ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद विकलांग वर्गों को दिव्यांग कहा जाने लगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला ऑप्शन, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। दूसरा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। तीसरा, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। चौथा, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं को वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित हों। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की जरूरत को आसानी से समझ सकता है। शिक्षक की भूमिका बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए साथ ही दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के अधिकार के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है एवं संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना।
अगला ऑप्शन है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम करने में सक्षम हो। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है संज्ञान में, समायोजन में या केंद्रीकरण में। जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आदि संज्ञान बोध में अंतर्निहित होते हैं। संज्ञान बोध उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है जिसका तात्पर्य गहन विचार करना, सतर्क होना। संज्ञान क्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा करना और संशोधन करना संज्ञानात्मक बोध समग्र रूप से अंतर्निहित हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है पहला अमूर्त सोच, दूसरा मूर्त सोच, तीसरा प्रतिक्रियावादी सोच या सृजनात्मक सोच। दोस्तों, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे जैसे सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है चयनित अनुदेशन, दूसरा सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन से अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन। दोस्तों, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। इससे अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। प्रेरण के, आत्मनिर्भरता के, अधिग्रहण के या सामान्यीकरण के। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। जब कोई बालक विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है: अधिग्रहण, प्रवाह, प्रतिपालन एवं सामान्यीकरण। इस प्रकार सामान्यीकरण प्रतिपालन के बाद आता है। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं या अन्योन्याश्रित होते हैं। दोस्तों, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जजोंग का मानना था कि संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों ना तो अंतर संबंधित हैं, ना ही एकीकृत हैं और ना ही दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। उन्होंने संज्ञान एवं भाव के बीच संबंधों पर जोर देते हुए सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है या संशोधन विधि का प्रयोग कर रहा है या प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है या अनुकरण विधि का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण की विधि कहलाती है। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। अवलोकन शिक्षण विधि से गलतियां होने की संभावना कम होती हैं। इससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है।
माइनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हुए और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला सतर्क, दूसरा ऑप्शन निर्वर्तमान, तीसरा निरंकुश, चौथा चौकस। दोस्तों, माइनस और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार सतर्क को प्रस्तुत करता है। माइनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल होती है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। सतर्कतापूर्ण लिया गया निर्णय सार्थक माना जाता है। एक समस्या सुधारक बच्चा खाली स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सौंदर्यबोध, अमूर्त, सृजनात्मक या तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा अपने तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का तथ्यात्मक रूप से मूल्यांकन करता है। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। जिस दिन किए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, वे अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। ऐसे कार्य सामान्यतः मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वयं करके सीखो सिद्धांत इसी पर आधारित हैं। ऐसे माहौल में बच्चा स्वयं तार्किक स्रोतों का इस्तेमाल करता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है। ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय या अग्रांगों की ओर का विकास विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है और शरीर के बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दूसरा ऑप्शन प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। दोस्तों, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। यह कथन सत्य है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। एक स्कूल बच्चे के लिए तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के अधिगम में व्यापक सुधार लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का। जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह एक समान पोशाक धारण कर लेते हैं, तो इससे समूह विशेष की पहचान आसानी से हो जाती है। इससे समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देशन अनुपालन, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता है। समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त होती है। किसी वस्तु के स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक सेंसरी मोटर स्टेज में प्राप्त होती है। यह संवेदी गामक स्टेज 0 से 2 वर्ष में पूर्ण होता है। बालक अपनी स्मृति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे बालक में ज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में संपन्न होता है।
व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किस संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जाती है। इसमें शिक्षा के विकास संबंधी विभिन्न तकनीकियों रणनीतियों को अपनाया जाता है। बाल शिक्षा को ध्यान में रखकर रचनात्मक साधनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 18 से 24 महीनों की आयु के बीच के अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बोलते समय वे हमेशा ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इससे उनमें ज्ञान का विकास होने लगता है। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी बिने के द्वारा, टर्मन के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या गैल्टन के द्वारा। दोस्तों, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा बिने के द्वारा दी गई थी। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा बिने के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मापक है जिसे साइकोमोटर भी कहा जाता है। यह सामान्य बुद्धिमापन की विधि है। बुद्धिलब्धि मानसिक स्थिति को दर्शाती है।